दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ आसिम डॉक्टर हैं, पहला अपडेट आ गया है जनाब, और इस पहले अपडेट के तहत नवाज शरीफ का फैसला रिवर्स करने का हुक्म दे दिया गया है। अब खुलकर खेला जाएगा और आज निगरानों को भी फैसलों की निगरानी का काम सौंपा जा रहा है। बड़े इजलास में बड़े फैसले हो गए हैं और ये जो इजलास है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल था, क्योंकि आसिम डॉक्ट्रिन के मंजरे आम आने के बाद ये पहला मौका था जब रावलपिंडी में तमाम जो कोर कमांडर्स हैं वो ना सिर्फ मिलके बैठे बल्कि उन्होंने अपनी इस इंपॉर्टेंट बैठक में आसिम डॉक्ट्रिन का यकीनी तौर पर उनको पहले भी इल्म होगा लेकिन इसका नए सिरे से जायजा भी लिया गया और खास तौर पर इस डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए जो अहदाफ का तयन किया गया है उसके ऊपर भी बड़ी ही तफसील से तबादला ख्याल किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होने वाले इलामिये में दो चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आई हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इलामिये में इस बात का जिक्र किया गया है कि मुल्क में मुआशी तरक्की में हायल गैर कानूनी रुकावटों की रोकथाम और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा और इसके लिए जो भी हुकूमत होगी, चाहे वो निगरान होगी या इंतखाबात के बाद आएगी, उसका भरपूर साथ दिया जाएगा। यानी अगर इस बात की मैं तशरीह करूं तो ये बात सामने आती है कि मुआशी तरक्की में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो रुकावट किसी भी तरफ से आ रही हो, हुकूमत की तरफ से आ रही हो, सियासतदानों की तरफ से आ रही हो, सियासी जमातों की तरफ से आ रही हो या शर पसंदों की तरफ से आ रही हो, किसी को भी इस प्रोसेस के आगे में रुकावट डालने की इजाजत नहीं जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट ऐलान जो इस इलामिये में किया गया है उसमें यह बात कही गई है कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और ऐसे अनासर पहले भी नाकाम हुए हैं और अब भी नाकाम होंगे। यानी ये जो की बोर्ड वॉरियर्स हैं इनके लिए पैगाम आ गया है कि जनाब तुसी भी तैयार हो जाओ, अब आपके भी फट्टे चुकने का टाइम आ गया है। अगर हम गौर करें इस इजलास में तो इस इजलास से पहले कुछ और चीजें थी जो ना सिर्फ सामने आई बल्कि इस इजलास में, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन से निगरानों को आगाह किया जाएगा। और इस वाले से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसका इजलास भी हो चुका होगा और उस इजलास में निगरानों को अहम जिम्मेदारी भी दे दी गई होगी कि जनाब इस लाइन से किसी भी तरीके से डिविएट नहीं करना। वो लाइन क्या है, उस लाइन से क्या नताइज हासिल हो सकते हैं और नवाज शरीफ का ऐसा कौन सा फैसला था जिसको रिवर्स किया गया है, जिससे पीछे हटा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके साथ बहुत ही तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले वकला कन्वेंशन का जिक्र करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के जेरे तमाम आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक्कद किया गया था और इस वकला कन्वेंशन में जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी या हैरानकुन बात थी वो वहां पर लगने वाले नारे हैं। और अगर आपको याद हो हालिया दिनों में इस्लामाबाद में ही तरनौल के मुकाम पर पीटीएम का एक जलसा हुआ था और उस जलसे में भी कुछ नारे लगाए गए थे और उन नारों की पादाश में ईमान मजारी और अली वजीर साहब के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमात दर्ज हो गए थे बल्कि उनको मुख्तलिफ इल्जामात में जमानत होती थी, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता, जमानत होती थी, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी रियासत ये पैगाम बार बार दे रही थी कि जनाब इन लोगों के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, सियासत अपनी जगह पर। लेकिन इसी तरीके से जो वकला कन्वेंशन है वहां पर उससे ज्यादा वहां पे तो ये नारे लगे थे ना, ये नारे तो बड़े आम लग चुके हैं माजी में भी कि जनाब ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ईमान मजारी ने और बाकी लोगों ने इसी तरह के नारे लगाए। लेकिन कल जो वकला कन्वेंशन हुआ था उसमें इस्लामाबाद में, उसके अंदर तो बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियात के नाम लेकर निहायत ही तौहीन अमेज नारे लगाए गए, तौहीन अमेज जुमले बोले गए, तौहीन अमेज अंदाज में जो मुख्तलिफ जो सियासी फैसले हैं उनको सियासी शख्सियात की बजाय इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा गया। बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म के ना सिर्फ
यहाँ पर बातें की गई, बल्कि इसके साथ साथ 14 सितंबर को वकला की जानिब से हड़ताल का भी ऐलान किया गया और 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया गया। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसी इलामिये में ये जो वकला कन्वेंशन हुआ था, इस इलामिये में यह बात कही गई कि इदारे आइन के तहत इंतखाबात के इनेकाद से गुरेज़ा हैं। आम इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत 90 रोज़ में कराया जाए और कोई भी निगरान सेटअप 90 रोज़ से ज़ायद अरसे तक कायम नहीं रह सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। ये भी मुतालबा किया गया कि जनाब आरिफ अलवी साहब आइनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। 14 सितंबर को रैलियों की शक्ल में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा और ये एहतजाज मुल्क भर की बार काउंसिल्स की हदूद में होगा। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ वकला रहनुमा थे, उनका ये कहना था कि ये एक नई वकला तहरीक शुरू की जा रही है और ये तहरीक जजेस बहाली की तहरीक से ज़्यादा ना सिर्फ पावरफुल होगी, बल्कि इसके नतीजे में जो आइन में दी गई आज़ादियाँ हैं, जो उनकी ज़मानतें हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट थी, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वकला ने एक तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, बल्कि ये दो एतबार से इंपॉर्टेंस की हामिल थी। एक वो तारीख जिसका तयन किया गया, यानी 14 सितंबर। 14 सितंबर आखिरी वर्किंग डे है जनाब चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का, और इसी तारीख के साथ वो इस एहतजाज के साथ वो अपनी मुद्दत का इख्तिताम करेंगे, क्योंकि आगे आ जाएगी जो है 15 और 16 तारीख, और ये दोनों दिन जो है वो छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार की छुट्टी है, और उसके बाद जनाब काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जनाब एक फुल कोर्ट रेफरेंस अगर उन्होंने लिया तो वो उनको दिया जाएगा, और उसके बाद जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे और फिर काजी आ जाएगा, हकीकी मानों में आ जाएगा, सिर्फ नारों से अलग होकर। लेकिन मेरे नज़दीक जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स हैं वो मुझे इस तरह लग रहा है जैसे ये वकला तहरीक, इनफैक्ट ये जो नारे शारे लगाए गए हैं, जिस तरीके से बातें की गई हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से भी मुख्तलिफ जो गुफ्तगू है वो की गई, तो ये बुनियादी तौर पर मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब और उनके हम ख्यालों को एक सेफ पैसेज देने के अलावा और कुछ नहीं है। और इसके ज़रिए इस बात का इजहार किया गया है कि वो तमाम लोग जो ओहदों पर रहते हुए ईमानदारी करते रहे हैं, उनको सेफ एग्जिट दिया जाए, उनको हर तरह की सहूलियत फराहम की जाए, और बाद अज़ रिटायरमेंट ऐसा कोई अमल ना किया जाए जिससे वो एक्सपोज हों। मेरा ये ख्याल है, ये शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन बज़ाहिर इस तरह के ही इम्कानात नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल थी, क्योंकि इसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया कि मुआशी तरक्की के लिए किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और अगर ये जो लंबा चौड़ा इलामिया जारी किया गया है ISPR को, तो उसको अगर हम समराइज करें तो एक सीधी सी बात आ गई सामने कि जनाब ताकतवर के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, और ख़ासतौर पर उन तमाम लोगों को जो किसी ना किसी तरीके से रुकावट बन रहे हैं। अब रुकावट अगर देखा जाए तो कौन बन रहा है, मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ISI के ऑपरेशंस के नतीजे में जो डॉलर रेट है ओपन मार्केट में, वो कम अज़ कम अब तक 14 रुपए नीचे आया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट के अंदर जो फ़र्क था वो तकरीबन 8% हो चुका था, जो इस वक्त कम होके 0.8% हो चुका है। यानी IMF की तरफ से जिस फर्क का तयन किया गया था 1.25% का, ये अब जो इंटर मार्केट और ओपन मार्केट के अंदर जो रेट है ये उससे भी कम हो गया, उस फर्क से भी कम हो गया है। और मलिक बोस्तान ने इस बात का इजहार किया है कि जनाब ओपन मार्केट्स में अब डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि जनाब वहां पर चिट्टे कपड़ों वाले लोग मौजूद हैं जो हर आने वाली ट्रांजैक्शन का हिसाब ले रहे हैं। दूसरी जानिब इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो
जो हमारा 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो मिलता है, इस बॉर्डर के ऊपर भी सख्त तरीन इकदामात लिए जा रहे हैं स्मगलिंग को रोकने के लिए भी। और सिर्फ इन्हीं वजहों से 2 दिन के अंदर डॉलर नीचे आ गया है। और अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये खासतौर पर चीनी के ऊपर जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया है, इसकी कीमतें भी कम आना शुरू होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसिम डॉक्ट्रिन का हिस्सा है कि हमने चीनी को कम करना है। मेरा बुनियादी मकसद इस बात का इजहार है कि ये जो फैसले हैं ये एक खास डायरेक्शन में जा रहे हैं और उस डायरेक्शन का ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमी से है। और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो इस कॉन्फ्रेंस में लिया गया वो अपनी तरफ से ये जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, इस फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए 100 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंश्योर करना है। और ये जो 100 अरब डॉलर किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आएंगे, ये जो है गुफ्तगू हुई है इस हवाले से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पर ये मुमकिन नहीं होता कि एक जानिब सऊदी अरब हो या मुत्तहिदा अरब अमारात हो, वो आपको 1 अरब डॉलर देने के लिए ये बात कर रहा हो कि आपने IMF से इजाज़त लेनी है और IMF कह रहा हो कि मेरे साथ अगर आपने प्रोग्राम में आना है तो सऊदी अरब, अमारात, कतर और चाइना से मुझे गारंटीज दिलवाएं कि ये जो फ़र्क आ रहा है पाकिस्तान की अदायगियों के तवाज़ुन में, इस फ़र्क को वो पूरा करने में साथ देंगे। ये ज़ुबानी यकीनदानी नहीं चाहिए, ये इन राइटिंग यकीनदानी चाहिए, IMF कह रहा है। और उस जब तक ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता था उस वक्त तक सऊदी अरब $1 बिलियन पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर रहा था, एक वो वक्त था। अब 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 25 अरब डॉलर की बात हो रही है कि सऊदी अरब देगा, 25 अरब की बात हो रही है कि UAE करेगा। तो ये मुफ्त में तो ये चीजें नहीं हो रही। देखें दुनिया में किसी भी जगह पर जो भी लेन देन होते हैं वो लेन देन किसी न किसी ऐसे मफाद के तहत होते हैं जिसके जरिए दोनों ममालिक अपने या दोनों फरीक अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जो सौदा बेच रहा होता है वो भी अपना प्रॉफिट ले रहा होता है और जो सौदा खरीद रहा होता है वो अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि इस बंदे ने मुझसे प्रॉफिट कमाना है। इसी तरीके से ममालिक के दरमियान अगर कोई लेन देन हो रहा है तो वहाँ पर जो गिव एंड टेक्स हैं उसकी कुछ शराइत तय होती हैं। मेरा ये ख्याल है, बल्कि ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ चीज़ें तय हो रही हैं वो इस मीटिंग के अंदर तय पा गई हैं। और जहाँ जहाँ पर जो जो फैसिलिटेशन होनी है वो फैसिलिटेशन भी हो गई है। किस मुल्क ने किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है सरमायाकारी करनी है, उनको कौन कौन सी गारंटीज चाहिए थी, उन तमाम इश्यूज के ऊपर बात भी हो गई है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े और ताकतवर इदारे ने अपना गो हेड अपने इदारे के सरबराह के जरिए जो इस वक्त का केयर टेकर सेटअप है उस तक पहुंचा दिया है। इसका मतलब यह है कि आज होने वाली ये जो इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल की मीटिंग है ये इंपॉर्टेंस की हामिल होगी। दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब का फैसला है एक, जिसका मैंने आपसे कहा कि रिवर्स किया जा रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और हर एक जो फैसला है जब वो किया जाता है तो वो मुख्तलिफ सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर किया जाता है और जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हुए किया जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको अगर इदारे प्रॉपर्ली मॉनिटर न करें तो फिर उसके असरात बुरे आना शुरू हो जाते हैं। डॉलर एक्सचेंज, ये इस वक्त ऐसी ही सिचुएशन का सामने है। नवाज शरीफ साहब के दूसरे टेन्योर में एक फैसला किया गया था एक्सचेंज कंपनीज के ज़रिए डॉलर की खरीदारी और फरोख्त के हवाले से, ना सिर्फ खरीदारी और फरोख्त बल्कि सरमायाकारों को इस बात की इजाज़त भी दी गई थी कि वो प्रॉफिट को फॉरेन करेंसी के अंदर ही मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं। और इसके लिए एक कानून था जिसको मंजूर कराया गया था और वो फॉरेन करेंसी के हवाले से एक्सचेंज एक्ट था। देखिए मनी चेंजर ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया में मनी चेंजर्स मौजूद हैं और उसका तरीका का बड़ा सिंपल है, बात भी बड़ी सिंपल है, लॉजिकल है कि जनाब कोई बंदा किसी मुल्क में जाता है, हम मिसाल देते हो कि हम हज उम्रा करने जाते हैं सऊदी अरेबिया में, तो हमारे पास
पाकिस्तानी करेंसी होती है या हमारे पास डॉलर्स होते हैं, वो लेकर हम जाते हैं वहां पर मौजूद मनी चेंजर के पास, उसको वो रकम देते हैं और उसके अगेंस्ट हम सऊदी रियाल ले लेते हैं ताकि हम सऊदी अरब के अंदर जितना भी क़याम करेंगे वो रियाल हमारे लिए सूदमंद साबित होंगे। मनी चेंजर्स पहले भी मौजूद थे, इस कानून से पहले भी मौजूद थे और इस कानून के बाद भी मौजूद थे, लेकिन इस कानून के जरिए जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, मनी एक्सचेंज एक्ट का, इसहाक डार साहब ने इस कानून को मंजूर कराया था और नवाज शरीफ साहब के टेन्योर में कराया था, क्योंकि उस वक्त शायद मतबा नजर ये था कि हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, लेकिन उसके नतीजे में जो सरमाया था वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हुआ। ये वही टाइम था जब बहुत सारे पॉलिटिशियंस कम बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियंस ने शुगर मिलें लगाई, स्टील मिलें लगाई और यहाँ से जो प्रॉफिट था वो उस इन्वेस्टमेंट के जरिए शो भी किया और इन एक्सचेंज कंपनीज के जरिए मुल्क से बाहर मुंतकिल भी किया। अब वो जो सरमाया चूंकि मुल्क से बाहर मुंतकिल हो गया, जो अगर ये एक्सचेंज कंपनीज ना बनती तो पाकिस्तान में ही रहता और पाकिस्तान की करेंसी को सर्कुलेशन में रखता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ये जो अब इस कानून को जो है उसमें बेहतरी लाने का फैसला किया गया है और ये जो मनी एक्सचेंज एक्ट था इसको रिवर्स करने का फैसला किया गया है और इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस एक्सचेंज प्रोसेस को रेगुलेट भी करे और इसके लिए कुछ नई तजावीज़ भी दे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ तजावीज़ को तैयार भी कर लिया है और उसके तहत ये जो हमारे बैंक्स हैं, मुख्तलिफ निजी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये बैंक्स एक्सचेंज कंपनियां बनाएंगे और इसकी जो मैक्सिमम हद है वो 20 करोड़ रुपया रखी गई है कि 20 करोड़ रुपए तक इनकी हद होगी। और ये जो निजी शोबे में चलने वाली एक्सचेंज कंपनीज हैं ये मर्ज होंगी, मर्ज होने के बाद ये किसी न किसी बैंक का हिस्सा बनेंगी और उसके नतीजे में ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये रेगुलेट हो जाएगा और डॉलर कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, हर एक चीज का पता लग जाएगा और फिर ये भी पता चल जाएगा कि जनाब ये जो ब्लैक मार्केटिंग है डॉलर की ये कैसे हो रही है और ये डॉलर को किस तरीके से हेजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब का फैसला अब जो है वो रिवर्स किया जा रहा है और यही आसिम डॉक्ट्रिन का पहला अपडेट है कि करेक्शंस करनी है हमने अपने सिस्टम के अंदर। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।